हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने देखा प्रस्तावना के बारे में और प्रस्तावना के बारे में जो विद्वान हैं उनका विचार क्या था उसके भी बारे में हमने देखा। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि संविधान सभा के द्वारा जो संविधान का निर्माण किया गया था उस संविधान में क्या क्या बातें थी और उससे रिलेटेड क्या क्या नियम बनाए गए हैं। ओके, तो आइए देखते हैं हम लोग संविधान के बारे में। देखिए, भाग एक संघ एवं उसका क्षेत्र। जो हमको भाग एक में पढ़ना है वो पढ़ना है संघ अर्थात केंद्र शासित प्रदेश या फिर कोई राज्य और उसके जो है क्षेत्र के बारे में। ठीक है, तो देखिए आपको पहले अनुच्छेद में क्या बताया गया है। देखिए, ये जो भाग एक संघ एवं उसका क्षेत्र है, इस संघ एवं उसके क्षेत्र को आर्टिकल 1 to 4 के अंतर्गत रखा गया है। अर्थात 1 से लेकर 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो देखिए पहला जो अनुच्छेद है, पहला अनुच्छेद क्या कहता है। पहला अनुच्छेद कहता है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। यहाँ संघ से क्या तात्पर्य है पहले उसको समझेंगे। यहाँ संघ से तात्पर्य यह है केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों। संघ का मतलब यहाँ क्या होगा, ये संघ शब्द प्रयोग किया गया है किसके लिए, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश, भारत के ही किसी भी केंद्र शासित प्रदेश और उसके राज्य क्षेत्र के लिए। समझ में आई बातें। फिर इसके बाद आगे देखिए क्या कह रहा है। संघ का नाम अर्थात उस संघ का नाम क्या है और उसका राज्य क्षेत्र क्या है, वो कहाँ तक फैला हुआ है यह राज्य। ठीक है, जैसे किसी भी राज्य के बारे में बात की जाए, जैसे यूपी हो गया, तो यूपी का दायरा कहाँ तक है, वो उसका राज्य क्षेत्र कहाँ तक है, वो कहाँ तक फैला हुआ है, इसके बारे में वहाँ पे अध्ययन। समझ में आई बात। फिर देखिए अनुच्छेद दूसरा, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 2 क्या कहता है। अनुच्छेद 2 कहता है कि आप अगर जो किसी भी नए राज्य का प्रवेश कर रहे हैं, अर्थात मान लीजिए आपने किसी दूसरे राज्य को या फिर किसी दूसरे स्थान को जीता और उसको क्या कर रहे हैं, अपने में मिला रहे हैं, अपने किसी राज्य में मिला रहे हैं। ठीक है, नए राज्य का उदय कर रहे हैं, उसको जीत कर नए राज्य का उदय कर रहे हैं, तो नए राज्य का प्रवेश या स्थापना। ठीक है, तो उसको किस आर्टिकल के अंतर्गत किया जाएगा, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत उस नए राज्य को भारत में प्रवेश दिया जाएगा। समझ में आई बातें। फिर देखिए अनुच्छेद 3 क्या कहता है, नए राज्यों का नाम, उस नए राज्य का नाम क्या होगा, वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल। मतलब वर्तमान राज्य और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल में इधर उधर हम लोग किसी अपने, मान लीजिए यूपी है और बिहार है, तो उसको हम लोग एक दूसरे को इधर उधर एरिया हम लोग कर सकते हैं। अपना एरिया उनको दे सकते हैं, उनका एरिया अपने ले सकते हैं, और इस प्रकार जो है आदान प्रदान हम लोग कर सकते हैं। सीमा व नाम परिवर्तन। देखिए कभी आप लोगों ने सुना होगा कि बीच में हमारे जितने भी कई सारे राज्य थे या फिर कई सारे शहर थे जिनके नाम बदले गए। ठीक, तो वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत बदले जाते हैं। वो कोई अपने मनमानी ढंग से काम नहीं होता है कि मुख्यमंत्री चाहे या प्रधानमंत्री चाहे तो किसी भी राज्य का नाम बदल दें, ऐसे थोड़ी ना होता है। ठीक है, वो संविधान में है, ये बातें लिखी गई हैं। अनुच्छेद 3 के तहत आप किसी भी राज्य या फिर संघ जिसमें केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों आते हैं, सीमा व नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। उसके सीमा को घटा बढ़ा सकते हैं और नाम में भी परिवर्तन कर सकते हैं। इतनी बातें समझ में आई। फिर देखिए अभी आपको बताया गया कि इसमें जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र में 4 अनुच्छेद हैं। 1 से लेकर 4 अनुच्छेद के बारे में बताया गया है संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। ठीक है, तो नोट यहाँ देखिएगा, उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 4 के तहत संसद द्वारा ऐसे विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं मानी जाएगी। ठीक है, अब इसके कहने का मतलब क्या है, ये जो पॉइंट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। ठीक है, तो अगर जो किसी भी राज्य क्षेत्र या फिर नाम में ये तीनों पॉइंट जो आप देख रहे हैं, जो भी हमने
पहले दूसरे तीसरे में बोला हुआ है कि अगर जो किसी भी राज्य के नाम में बदलाव करेंगे, सीमा में बदलाव करेंगे, तो वो एक संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, संविधान संशोधन क्या होता है? संविधान संशोधन होता है कि उस संविधान में हम लोग कुछ बदलाव करें। ठीक, तो ये संविधान संशोधन माना ही नहीं जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 368 होता है। अगर जो कोई पूछे कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 368 के तहत आता है। और अनुच्छेद 4 क्या है, जो यहाँ पे बताया उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 4, ये अनुच्छेद 4 क्या है? अनुच्छेद 4 में यह बताया गया है कि यदि किसी भी राज्य की सीमा, नाम या फिर कुछ भी हम लोग परिवर्तन करते हैं, तो उसको जो है संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। क्या किया जाएगा? नहीं माना जाएगा। ये अनुच्छेद 4 में कहा गया है। समझ में आई बातें? ओके, तो इतना लिखिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भाग 2। ओके, अब हम लोग आगे दूसरा भाग पढ़ेंगे, भाग 2। ठीक है, इसमें देखिए क्या है। भाग 2 किसके बारे में है, पहले वो देखते हैं। भाग 2 जो है नागरिकता है। क्या है? नागरिकता। नागरिकता के बारे में आपको बताया गया है कि जो भारत देश है, भारत देश में भारतीय संविधान के तहत नागरिकता के बारे में आपको क्या क्या बातें बताई गई हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, हम लोग पूरा अनुच्छेद नहीं पढ़ेंगे। ओके, अगर हम लोग पूरा अनुच्छेद पढ़ेंगे तो हमारे पास बहुत सारे अनुच्छेद हो जाएंगे और उसको रटने समझने में बहुत प्रॉब्लम होगा। तो उतना ही हम लोग पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। ओके, यही देख के हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, इसमें जो है 5 से लेकर 8, अनुच्छेद 5 से लेकर 8 सुनते रहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही बताई जाती हैं। ये समझिए कि 50% लिखाया जाता है, 50% बताया जाता है। तो अनुच्छेद 5 से लेकर 8 तक नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 5 से लेकर 8 तक नागरिकता का प्रावधान किया गया है। देखिए, अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। ओके, जब संविधान बना तो उस समय नागरिकता क्या थी, कैसे लोगों को नागरिकता दिया गया। अब आपको पता ही होगा कि जब 1947 में हमारा भारत देश आज़ाद हुआ और जाके 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ, तो उस समय कौन से लोग भारत के हैं, कौन से लोग पाकिस्तान के हैं और कौन से लोग बांग्लादेश से हैं, ये तय कर पाना बड़ा ही मुश्किल था। तो इसीलिए वहाँ पे प्रावधान किया गया है अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में, कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता कैसे दी गई उन लोगों को। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? ओके, अब देखिए अनुच्छेद 8 में क्या कहा गया है? भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। इसको समझिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी हाल ही फिलहाल में जब जनवरी के महीने में जनवरी के महीने में नॉन रेजिडेंस डे अर्थात भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और इसे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कहाँ आए थे? भारत आए थे। और उनके आने के बाद भारत में एक क्रांति की लहर दौड़ उठी। और ये आप जानते हैं कि उन्होंने फिर आगे चलकर देश को आज़ाद कराने में उनका बहुत बड़ी भूमिका रही। तो इसलिए जो है नॉन रेजिडेंस डे मनाया जाता है। ठीक है, तो उसके ही क्रम में भारतीय सरकार क्या करती है? जो भारतीय मूल के नागरिक हैं, जो कि बाहर किसी भी देश में रहते हैं, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, कहीं भी रहते हैं, तो उनके बारे में वो उन्हें पता रहता है। किसको? भारतीय सरकार को। ठीक है, पता रहता है। और यह कभी कभी आप सुनते भी होंगे कि भारतीय मूल की इस व्यक्ति ने यहाँ पर ये परचम लहराया, तो वो फिर किस
वो गौरव की बात रहती है कि हमारे भारतीय मूल के एक वैज्ञानिक या फिर साइंटिस्ट या फिर जो है कोई भी क्रिकेटर या फिर कुछ और भारतीय मूल का निवासी जो था, जो विदेश में रहता है, उसने ये कारनामा करके दिखाया। तो उनके उन जो वो काम करते हैं उनसे तो नाम होता ही है अपने देश का, पर भारतीय सरकार उनको भी देखती है कि हाँ, वो लोग अपने भारत में अगर जो वो बहुत अच्छे खासे हैं तो अपने भारत में आएँ, अपने भारत में कुछ इन्वेस्ट करें। ओके, और मतलब बाहरी कंपनियां नहीं, अब वो भारत के ही लोगों को चाहते हैं जो भारत के मूल निवासी हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, अर्थात उनको भी नागरिकता दी जाती है और उनको भी यह रियलाइज़ कराया जाता है कि आप एक भारतीय हैं, कहीं ना कहीं आप एक भारतीय हैं। और इस बात को आप ना भूलिए और उस क्रम में कुछ इन्वेस्ट कीजिए। जैसे आप जो भी कारनामा करते हैं उसको यहाँ पे शो कीजिए, ठीक है। तो उससे फ़ायदा होता है, जो भारत की इकोनॉमिक्स है उस पर असर पड़ता है, उसमें वृद्धि होती है। तो इसलिए ऐसा सब प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग भाग 3 पढ़ेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे अगली वीडियो में। ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग सब पढ़ेंगे और जो इम्पोर्टेंट रहेगा, जो वनडे एग्ज़ामिनेशन के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, उसको पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।